नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सुधरेंगे हालात, मलिन बस्तियों का पुनर्वास। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने और राजधानी की बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के तहत रिस्पना और बंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। देहरादून में पिछले कुछ सालों में तेजी से शहरीकरण बढ़ा है। शहर के बाहरी इलाकों में भी अब नई कॉलोनियां बस रही हैं। इसी के साथ ही देहरादून में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के चलते सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है और सरकारी मशीनरी पर नए और चौड़े मार्गों के निर्माण का दबाव बढ़ रहा है। सड़कों पर बढ़ते इसी दबाव को कम करने के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। राज्य सरकार ने देहरादून शहर से होकर गुजरने वाली 2 नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया है। इन मार्गों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को मसूरी जाने के लिए शहर से होकर न गुजरना पड़े। 3400 करोड़ की लागत से बंदाल और रिस्पना पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बंदाल नदी पर कुल 15 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसके साथ ही रिस्पना पर 11 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। शासन स्तर पर इन एलिवेटेड सड़कों के लिए फिजिबिलिटी सर्वे भी करा लिया गया है और शुरुआती जानकारी के अनुसार रिस्पना पुल से सहस्त्रधारा और बंदाल पुल से मैक्स अस्पताल तक इस रोड का निर्माण किया जाएगा। हालांकि एलिवेटेड रोड निर्माण का काम इतना आसान नहीं है। इस कार्य को पूरा करने में लंबा समय लग सकता है। एलिवेटेड रोड के निर्माण में कई ऐसी समस्याएं हैं जो इसके निर्माण को लंबा खींच सकती हैं। नदियों के किनारे अतिक्रमण इसमें से एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से बिंदाल और रिस्पना नदी को साफ करने और उसको उसके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए आवाज उठ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने रिस्पना को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए अभियान भी शुरू किया था। ऐसे में अब कुछ लोग नदियों की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं और एलिवेटेड रोड का विरोध कर रहे हैं। इस बात में दो राय नहीं है कि देहरादून की सड़कों पर वाहनों का बहुत अधिक दबाव है, लेकिन सच यह भी है कि देहरादून अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा है। ऐसे में देहरादून शहर के बीच से बहने वाली नदियों के ऊपर सड़क बन जाने से नदियों के रिवाइवल की उम्मीदें कम हो जाएंगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा, नदी किनारे से अतिक्रमण एवं मलिन बस्तियों को हटाने की कार्यवाही की जानी है। हमारा दायित्व है कि मलिन बस्तियों के लोगों को व्यवसाय से जोड़ते हुए सुरक्षित जगह पर पुनर्वासित किया जाना है, ताकि बस्तियों की नई पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित अच्छा जीवन जीने तथा नदी नालों को प्रदूषण मुक्त करते हुए उनके बहाव में बांधा न आए, जिसके लिए इन नदियों के भीतर विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सिवर लाइन इत्यादि का नदी से बाहर विस्थापन किया जाना है। देखिए, हमारी राज्य सरकार का, ऑनरेबल सीएम का ये जन भाव है और ये स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज़ हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी अवस्थित हैं, वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेजिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं, जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज, उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। तो लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार ने ही जो है मलिन बस्तियों को रेगुलाइजेशन के लिए जो है नियमावली बनाई, आने वाले समय में मलिन बस्तियों को किस प्रकार से हम बेहतर कर सकें, वहाँ सुविधाएं किस प्रकार से हो सके, उनको शिफ्टिंग करनी है, जहाँ पर कोर्ट्स के आदेश हैं कहाँ पर उन्हें शिफ्ट करना है, इन सब चीज़ों पर सरकार कवायद कर रही है। आने वाले समय में सभी लोगों को जो है आवास मिल सके, घर मिल सके, उनको रहने के लिए आशियाना मिल सके, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो
वहीं कांग्रेस का कहना है भाजपा सरकार देहरादून की मलिन बस्तियों को लटकाए रखना चाहती है ताकि ऐन चुनाव से पहले लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर अध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रचा जा सके। भाजपा ये षड्यंत्र पिछले 2 निकाय चुनावों से कर रही है। अब दूसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है तो फिर से अध्यादेश लाने की तैयारी है, जबकि सरकार को कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करना चाहिए था ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो गया होता। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी, जिसे दोबारा 2021 में 3 वर्षों के लिए लाया गया। अब इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है तो एक बार फिर राज्य सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जबकि 6 वर्षों से राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजार कर लेना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान होने ही नहीं देना चाहती। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार को बताना होगा जिन 2,500 से 3,000 घरों को उजाड़ा जाएगा उनका विस्थापन कहां होगा। देखो, इस क्षेत्र में आज से पहले तो कभी निशान लगे नहीं है। मेरा नाम सतीश रघुवंशी है। ये बस्ती सन 91 की बसी हुई है। इससे पहले कुछ कभी, और सब पूरी सुविधाएं दे रखी हैं गवर्नमेंट ने। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, लाइट पानी है, सिविल लाइन है, और तुम्हारा ये इसकी टैक्स भी भरते हैं, हाउस टैक्स की रसीद भी आती है। उसके बाद भी अगर उजाड़ना था तो बसाना नहीं चाहिए था ना। अब गरीब आदमी हम जैसे लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके लोगों ने पूरे जीवन की कमाई लगा रखी है। अब एकदम अचानक निशान लगा दिए उजाड़ने के लिए। देखिए, पहले जो लोक कल्याणकारी सर मांगर पूर्ति का मामला होता था कि जनता क्या मांग कर रही है। आज एलिवेटेड रोड देहरादून की जनता ने नहीं मांगा है, और हमारे देहरादून की लगभग आधी से अधिक आबादी रिस्पना और बिंदाल के दोनों तरफ बैठी हुई है, और सरकार उन गरीबों को उजाड़ने के लिए एक तरफा एलिवेटेड रोड की बात कर रही है और कह रही है ये दोनों क्या होंगे, मसूरी की तरफ जाएंगे, वहाँ मैक्स हॉस्पिटल तक और उधर धोरण तक। तो हमारा कहना है कि ये रोड आगे कहाँ जाएगा, कहाँ इसमें किसको राहत मिलेगी। पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि रोड मैप क्या है शासन का। आप 2,500 से 3,000 घरों को उजाड़ने जा रहे हैं, उनको ध्वस्त करने जा रहे हैं, क्योंकि एलिवेटेड रोड आपको बनानी है। उसकी बहुत जरूरत भी है, ये हम समझते हैं, क्योंकि जाम के झाम से लोग बहुत परेशान आ चुके हैं और बहुत बड़ी समस्या ये जाम बनता जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन और आवाजाही में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में आप एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, उसका स्वागत है, लेकिन आप ये 2,500 से 3,000 परिवारों की बसावट के लिए आपने क्या सोचा है? उनकी रिहाइश कहाँ होगी? उनके लिए प्लान बी या वैकल्पिक रास्ता क्या है? वो भी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जनता को, विपक्ष को, मीडिया को, सबके समक्ष वो बात आनी चाहिए कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं उन परिवारों के लिए। देखिए, ये मलिन बस्तियां एक राज्य सरकार और उत्तराखंड के तो ये जो है आंखों पे कांटा बोलते हैं, या कि तरफ से ये बड़ी उसके उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी दुख की घटना है, क्योंकि उत्तराखंड में जो मलिन बस्तियों का जो चलन हुआ है, जो बसाने का सिलसिला चला है, ये दोनों पार्टियों ने बराबर किया है। और उसके बाद जब जब चुनाव आते हैं तो ये सरकार से स्टे ऑर्डर लेकर के अपने पक्ष में लोगों को कर देते हैं कि हमने तुम्हारी बस्तियां रोक दी हैं, लेकिन वो हमेशा सरकार के टारगेट पर रहे हैं। राज्य सरकार ने देहरादून शहर से होकर गुजरने वाली 2 नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया है। 3400 करोड़ की लागत से बिंदाल और रिस्पना पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सरकार ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार का उद्देश्य एलिवेटेड रोड बनाने के साथ आम जनता को अच्छा जीवन का हक दिलाना, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही इस पूरी योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। स्लम फ्री देहरादून के लिए पुनर्वास की एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। देहरादून शहर की नदियों और पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया गया है।
साथ ही पुनर्वास नीति बनाकर नदी किनारे की झुग्गियों और अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी, अब तक मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता ने हमेशा उन पार्टियों को ही वोट दिया जिनकी वजह से ये मलिन बस्तियों विस्थापित हैं। अगर जनता से किए वादे पर सरकार इनके लिए कोई बेहतर कदम उठाने में चूक जाती है तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव पर भी मलिन बस्तियों के वोट बैंक से पड़ना तय है। इसमें फिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए सत्यवीर सिंह चौहान हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से, देवचंद उत्तराखंडी जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, दीपक मलिक समाजसेवी हैं और रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सत्यवीर सिंह चौहान साहब का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। सत्यवीर जी, हालात सुधरेंगे, मलिन बस्तियों का पुनर्वास होगा, लेकिन अतिक्रमण नदियों के किनारे जो है ये अपने आप में सवाल उठ रहा है कि कैसे इसको हटाया जाएगा। ऐसा लगता है गरिमाजी उत्तराखंड को बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गए। हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और उत्तराखंड में कई राजनीतिक दौर आए चले गए, मगर पिछले 2017 की राजनीतिक जब से उत्तराखंड के अंदर परिवेश बदला है, आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर हर तबके को आगे बढ़ाया गया है। और जहां तक अतिक्रमण का विषय है, हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार से अतिक्रमण पर प्रहार किया है, किसी के साथ ना तुष्टीकरण किया, ना किसी के साथ भेदभाव किया, ना किसी को ये देखा कि उनकी जाति, धर्म, मजहब या किसी अन्य वर्ग से उसका नाता है। हमने ये मात्र ये देखा कि उत्तराखंड में जो अतिक्रमण है उस पर सरकार की जो जमीनें हैं, चाहे सिंचाई विभाग की हो, चाहे वन विभाग की हो, चाहे सरकार से संबंधित जितने विभाग है उनसे संबंधित हो, हमने सरकार ने उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया। 5000 हेक्टेयर से अधिक की जमीन हमने खाली कराई है। और उत्तराखंड में इसके साथ साथ जिस प्रकार से विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, इस देहरादून को राजधानी के रूप में अभी जाना भी जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में हमने गैरसैंण को बनाने का काम भी किया है। आज उत्तराखंड में किसी भी क्षेत्र में अगर आप कहते हैं कि विकास को देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व है, जिसकी आवश्यकता थी कि उत्तराखंड को विगत वर्षों से, वो आज पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने पहाड़ से लेके पठार तक जिस प्रकार से विकास को, स्वास्थ्य को और बुजुर्गों को या महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो कार्य होने चाहिए थे, आवश्यक कार्य होने चाहिए थे, उस और उन्होंने जिस प्रकार की पहल करी है, वास्तव में जो भारत सरकार की जो रिपोर्टें आज प्रकाशित होकर उत्तराखंड तक आती है, उसमें जिस प्रकार का हमें प्रथम दर्जा दिया जाता है, वो वास्तव में प्रसन्नता का विषय बनता है उत्तराखंड के लोगों के लिए। आज पठार से लेके पहाड़ तक जो विकास हो रहा है, एक समान दृष्टि से विकास हो रहा है। आज हेली सेवा उत्तराखंड में, जहां पर कि पहाड़ के क्षेत्रों में कम समय में लोग यात्रा कर सके, पहली बार ऐसा सुनिश्चित हुआ है कि चाहे जौलीग्रांट एयरपोर्ट का जिस प्रकार से विस्तारीकरण होना, आज 28 से अधिक राज्यों में यहाँ से जिस प्रकार से लोगों का आना जाना हो रहा है, वो आप में उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें जो पहल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार ने किया है, वो वास्तव में ये दिखाता है कि हम विकास को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब उदाहरण है। आज जौलीग्रांट से चिलियानीसौर तक, जौलीग्रांट से गोचर तक, जौलीग्रांट से जो एयरपोर्ट है आपका पिथौरागढ़ तक या अल्मोड़ा तक या पंतनगर से पिथौरागढ़ तक जो हवाई सेवाओं का दौर स्थापित किया है, वो दिखाता है कि लोगों के जीवन में किस प्रकार से तेजी से बदलाव लाया जा सकता है। ये वो और कदम है। और यही नहीं, आप देखेंगे जो रोडों का जाल देख लीजिए कि मैं अभी भी कुछ एक हफ्ते पहले ही गया था कि जो कोटा से लेके कोटा साइड से लेके और बल्लूपुर चौक तक जो फोर लेन हाईवे बन रहा है, मुझे लगता है कि 3-4 महीनों में वो कंप्लीट होकर सुपुर्द हो जाएगा और लोग उससे और हेमकुंड के आने वाले यात्री जो पंजाब की ओर से आते हैं उनके लिए बहुत समय की बचत होगी। शानदार बन रहा है। दिल्ली से यहाँ तक जो बन रहा है, यहाँ तक 2.5 घंटे का जो नेशनल हाईवे बन रहा है, वो तमाम वो कार्य हो रहे हैं कि जो उत्तराखंड के लिए बहुत आवश्यक थे, जो बहुत पहले होने चाहिए थे। एक राज्य के प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। उन सभी पहलुओं पे आज काम किया जा रहा है। आज हेल्थ सेक्टर में उत्तराखंड देख लीजिए कि उन तमाम लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य का लाभ ही नहीं, बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। सरकार उन तक पहुंच रही है। चाहे आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिस हिसाब से 14 अरब से अधिक हमारी सरकार ने पैसा खर्च किया हो, या 265 से अधिक ऐसी पैथोलॉजी जो जांचें हैं
उनको निःशुल्क करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरा गणवेश उनको दिया जा रहा है। केंद्र सरकार भी उसमें मदद कर रही है, राज्य सरकार भी उसमें मदद कर रही है। आज हमारे पास ये कहने के लिए बहुत और राज्यों के सामने कहने के लिए बड़ा सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि आज पहाड़ी क्षेत्रों में भी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, चाहे अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज है, या पिथौरागढ़ में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, या हरिद्वार में भी जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और दून जो पहले जो सामान्य अस्पताल हुआ करता था, जिला अस्पताल हुआ करता था, वो आज दून मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ है। या कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी है, उसको जिला हॉस्पिटल बनाने का काम किया। आज सभी अस्पतालों में, अभी मैं देख रहा था कि गरिमा जी ये रेडियोलॉजी के 34 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। तमाम एमबीबीएस डॉक्टर हर 3 महीने में नियुक्तियां की जा रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रांतिकारी बदलाव हमारी सरकार ने किया है और युवाओं को रोजगार देने के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में नकल विरोधी कानून लाने के बाद एक भी संलिप्तता नहीं पाई गई है, उनको राज्य की नौकरियों से जोड़ने के लिए या प्राइवेट सेक्टर में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, उसके माध्यम से तमाम क्षेत्र हमें ऐसे विकास के और उनको रोजगार देने का काम किया है। आज उत्तराखंड जो अपनी यात्रा तय कर रहा है, वो वास्तव में दिखाता है कि उत्तराखंड जिन भावनाओं को और जिन सपनों को लेके और जिन आंदोलनकारियों ने इसके लिए त्याग और तपस्या और बलिदान किया था, उसी सपने को साकार करता हुआ आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जब ये आयाम स्थापित किए थे कि उत्तराखंड को 2017 के बाद जो 2022 में हमको जो मैंडेट मिला था, वो मैंडेट इस आधार पर मिला था कि जो हमने कार्य जनता के भावनाओं के आधार पर किए थे और उसको गति देने के लिए 2022 के बाद हमारी सरकार ने जो कार्य किया है, वो दिखाता है कि राजनीतिक परिदृश्य उत्तराखंड के अंदर बदलना, चाहे नगर निगम के ताजा चुनाव के परिणाम हो, कोई भी छोटा चुनाव हो, चुनाव 1-2 साल के अंदर कोई चुनाव होता है तो उससे ये परिलक्षित होता है कि सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है सर, लेकिन उसका देखिए ब्लॉक प्रमुख बनना, वहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना, नगर निगम में 10 में से 11 नहीं, कुछ चुनावों में आपको जनता ने जवाब भी दिया, कुछ चुनावों में जनता ने जवाब भी दिया। ठीक है सत्यवीर जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में सर, और मेहमान भी हैं, उनको भी हम सुन लेते हैं ना, लौटेंगे। आपको काफी वक्त दिया हमने। आशीष सैनी साहब हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी साहब का रुख कर लेंगे। आशीष जी, स्लम फ्री देहरादून के लिए सरकार तैयार तो हो रही है, खुद की एक नई रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन सर क्या लग रहा है कि क्या कर पाएंगे? क्योंकि इसके पहले भी जो कि झोपड़ियों के पुनर्वास को लेकर कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन क्या ये नीति ठीक तरीके से काम कर पाएगी? हालात सुधरेंगे? जो बीजेपी ने प्लान तैयार किया है, वो फिलहाल उनकी मंशा आपको कैसी लग रही है? फ्लाईओवर है वो आज के समय की आवश्यकता है, और यदि उत्तराखंड की सरकार उस पर कार्य कर रही है, उस ओर उनका ध्यान है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य है, को करना चाहिए। लेकिन जो पुनर्वास आके जो उस पर प्रभावित क्षेत्र का है, वो पुनर्वास भी साथ साथ कर देना चाहिए। दोनों काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, अभी सत्यवीर चौहान जी ने बहुत सारे कार्य बताए, बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद, और इनमें से एक भी कार्य इनके राज्य सरकार का है ही नहीं। सब केंद्र सरकार की जो मंत्री हैं, नितिन गडकरी, उनके मंत्रालय के काम थे। तो मुझे लगेगा कि शायद अगली बार ये मुख्यमंत्री जी से पूछ कर आएंगे कि उनके काम क्या थे। लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने उद्यान घोटाला किया, और उद्यान घोटाले की फाइलें ऐसे मजबूत ताले में बंद कर दी जो बाहर निकल नहीं रही है, जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। और इससे पूर्व जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, एक नेशनल हाईवे का घोटाला कह के प्रचारित किया गया था, आज तक उसका भी पता नहीं। छात्रवृत्ति का घोटाला की जांच हमारी सरकार के समय से चल रही है, और अब तक पिछले हमारे समय में वो घोटाला हुआ हमारी सरकार के समय में, तो हमने उसकी जांच कराई, और जिन लोगों ने का उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया वो सब जेल गए। लेकिन पिछले 8 साल में वो जांच जो छात्रवृत्ति घोटाले की है, वो फाइल कौन से दरवाजे में किस जगह रखी है, उसका अभी तक पता नहीं। तो ये जो विशेष कार्य मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, खनन के क्षेत्र में पूरा 1700 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिया गया, और कई हजार करोड़ रुपए के यहाँ से माइनर मिनरल निकाले जाएंगे, और वो एक गुजरात की कंपनी को दिया है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इसी तरह से वो घोटाले में घोटाले करते रहे। एक उत्तराखंड राज्य जहाँ से बहुत अधिक पर कैपिटा इनकम नहीं है, यदि इस प्रकार से वो चाहे घोटालों के माध्यम से ही अगर पैसा निकाल पा रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को लूट पा रहे हैं, तो हम तो निश्चित रूप से धन्यवाद ही देंगे। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और जो घोटाले हैं उनको ढकने में सक्षम है, और
कि दिल्ली की सरकार ने अब मुख्यमंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया है। उनको मालूम है कि अब घोटालों की पोल खुलेगी और मुख्यमंत्री जी के अब विदाई और नए मुख्यमंत्री के स्वागत का समय शायद आने लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी अब उस मोड पर काम कर रही है और बहुत जल्दी ही इन्हें एक नया सिलेबस भी मिलेगा जिसमें जातिगत जनगणना, वक्फ बिल और ये जो पुलवामा में जो इन्होंने सीज फायर किया है, इन सब के बारे में क्या क्या बातें और क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, वो सब भी कुछ जल्दी मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग का काम भी जल्दी पूरा होगा, क्योंकि इस सरकार की आलोचना करने का कोई लॉजिक खत्म हो चुका है। क्योंकि आलोचना ये सुन ही नहीं रहे। पहले होता था, एक जमाना था कभी कि किसी नेता की आलोचना हुई, किसी मंत्री की आलोचना हुई किसी विषय पर, तो मंत्री उस पर ध्यान देता था और उसको ठीक करने का काम करता था। आज तो अगर किसी मंत्री की आलोचना हो गई तो मुख्यमंत्री जी शाम को ही तलब कर लेते हैं कि भाई इसमें मेरा हिस्सा कहाँ है, अगर उन्होंने नहीं दिया होगा तो। और अगर दिया होगा तो मुख्यमंत्री जी पहले ही उसे जन कल्याणकारी योजना घोषित कर देंगे और उस घोटाले को भी राष्ट्र हित में किया गया कार्य मानकर अब समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए वो सब चीजें छोड़ते हुए मैं तो केवल बिंदाल पुल और इस पुल की बात करूंगा जो रिस्पना नदी पर बनेगा। ये एक एलिवेटेड हाईवे बनेगा, बहुत अच्छा एक विकास कार्य होगा जिसको किया जाएगा और मुझे लगता है कि ये पहला कार्य होगा जो ये राज्य सरकार कर रही है। और वरना देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर तो वो योजना समाप्त होने के बाद अभी तो इनको पता भी चला है कि वो योजना समाप्त भी हो चुकी है। पूरे देश में, पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान शुरू हुआ था और जब मोदी जी ने ये योजना समाप्त की होगी तो उनको खुद भी विश्वास नहीं रहा होगा। जो गांव गोद लिए गए थे उनका मालूम नहीं है। तो इसलिए विकास की और बीजेपी की बात करना तो निरर्थक है। और वर्तमान में जो हालात इन्होंने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड उत्तराखंड राज्य में बनाया है, मुझे लगता है जल्दी ही आसाम को जो नंबर 1 पर है भ्रष्टाचार में, उसको पीछे छोड़ने वाले। मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं अपने शायद अपने कार्यकाल में की होंगी, उन घोषणाओं को पता नहीं। अभी इन्होंने एक चीज और कही थी कि हरिद्वार में एक अस्पताल बन रहा है, वो हॉस्पिटल ESI का हॉस्पिटल है और उसके लिए पहले 4-5 साल तक तो इन्होंने जमीन ही अलॉट नहीं करनी थी। जब जमीन अलॉट हुई तो सरकार इनकी आ गई और वो अभी तक पेंडिंग ही चला रहा है, उसको बजट अलॉटमेंट नहीं किया है। इन्होंने जिला योजना का बजट घटाया है, मुख्यमंत्री जी घोषणाओं का जो बजट है वो भी घटा दिया, साथ में हेल्थ स्टाफ में इन्होंने बाहर के लोगों की भर्ती कर दी। तो ऐसा कुछ चर्चा करने के लिए है ही नहीं इस सरकार के पास। वरना ये उद्यान घोटाले पर ही एक जांच कर ले, जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ उसकी जांच कर ले या किसी भी विषय पर बात कर ले, तो वो विषय है ही नहीं। तो ये सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है। इनके जो प्रवक्ता है उनकी भी नए सिलेबस की ट्रेनिंग नहीं हुई है, अगर होती तो ये जरूर उस पर बात करते। अभी इन सबको रोक रखा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो उत्तराखंड के लिए बड़ी शर्मनाक, नंबर 1 कि हिंदुस्तान में महिला विरोधी सोच अगर किसी राजनीतिक दल में आई है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी से आई। इनकी सोच महिला विरोधी है और वो महिला विरोधी होने के कारण इनके अंदर भरा हुआ जो मनोवाद है उसके कारण आती है। और ये सब इनको मिलता है महाराष्ट्र से, चितपावन जो कम्युनिटी है वहां से इनको मिलता है कि महिला विरोधी सोच, दलित विरोधी सोच, अल्पसंख्यक विरोधी सोच, ये सब चीज सोच लाते हैं। और उत्तराखंड राज्य वो तो लगभग उसका 80% इलाका तो आरक्षित है वैसे भी, चाहे वो ओबीसी के लिए हो या एसटी के लिए हो, और प्लेन के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। तो हर एक को अभी नैनीताल में मैं आपको बताऊंगा, नैनीताल में ये चाहते हैं कि 50-60 साल पहले जो नैनीताल की आबादी थी उसके बाद जो लोग आए हैं उनको निकालने पर आमादा है। पूरी सरकार और इनके अधिकारी पीडब्ल्यूडी के और प्राधिकरणों के फीता लेकर गली गली में घूम रहे हैं कि किसका मकान तोड़ना है, किसको भगाना है, किसको ये करना है। तो पुनर्वास तो इनसे होगा नहीं, पुनर्वास नहीं कर पाएंगे तो ये जो योजना है फ्लाईओवर की, ये हवा में लटक जाएगी और ये पूरी नहीं होगी। और यही ये चाहते हैं कि आज ये फ्लाईओवर बनाने की घोषणा कर रहे हैं तो अगले 15 साल तक ये फ्लाईओवर ही बनाते रह जाएंगे, उसमें काम इन पे है नहीं। जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम करेंगे और पहाड़ की भोली भाली जनता को हिंदू मुस्लिम बोल जाकर, और ये लगातार जो उत्तराखंड राज्य की जेब काटने काम कर रहे हैं। मैं पहले सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री मानता हूँ हिंदुस्तान का, वो हेमंता बिश्व शर्मा है, वो जो आसाम का है। और आज सेकंड नंबर पर नाम आ रहा है तो हमारे सुंदर सोलोने मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। और ये मुख्यमंत्री जी भी, क्योंकि एक कहावत है ना गरिमा जी की, जब
हालांकि ये महिला विरोधी कहावत है, मैं लेकिन इसको सर पक्ष नहीं करता आशीष जी कि नहीं लगता जब कि ये औरत ज्यादा सती आरोप होने हो जाती है तो गए। घर इसके के पहले बर्तन मान कांग्रेस के को भी नहीं मौका जाती। मिला था, जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री क्या जी चीजें उजाला ही बेहतर है कर तो दी। क्यों ध्यान रखेंगे उद्यान घोटाले का, ठीक है। क्यों ध्यान रखेंगे ठीक उत्तराखंड है, का? लेकिन मुझे लगता है आशीष जी थोड़ा सा आप ज्यादा मुझे लगता है आरोप लगाए गए, क्योंकि कांग्रेस को मौका मिला था, तब कांग्रेस ने जिन समस्याओं को आपने गिनाया वो दूर नहीं की। ठीक है, हम लौटेंगे। देवचंद उत्तराखंडी नहीं गरिमा जी एक बात बताओ, समस्या तो इनके टाइम में आई है ऐसे पिछले आपको 8 साल में। कैटेगराइज तो करना हम कैसे ठीक मुख्यमंत्री के करते नाम हैं? लेकर, ये ये आप थोड़ा भाजपा की ठीक नहीं भाषा था, मत बोला कीजिए। ये ठीक नहीं था। तो सर प्लीज आशीष जी आप अपना वही पुराना राग मतलापना शुरू कीजिए। अब रुके और मेहमान है उनको भी छोड़ते हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। सर क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड में सबको मौका मिला, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को मौका नहीं मिला। यूकेडी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और साथ भले ही वो रहे, लेकिन मुख्य रूप से मौका नहीं मिला। क्या लग रहा है सर? अभी आशीष जी ने जितने आरोप लगा दिए, सूची तैयार करने लग गए वो। देखो गरिमा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज का विषय क्या है, क्योंकि जो हमारे सत्यवीर जी हैं उन्होंने ऐसे टैप रिकॉर्ड खोल दिया कि जो आज के सवाल से, जो आज के प्रश्न से विषय में नहीं था। उसके बाद उन्होंने उपलब्धियां गिना दी, आज कोई सवाल से नहीं था। अब मैं किस पर चर्चा करूं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। उपलब्धियां गिना दी। पहले सतबीर जी के पास आता हूँ, एक मिनट में सतबीर जी के पास आता हूँ। सतबीर जी ने जो कहानी बताई, मुझे लगता है कि अभी भी वो चांद पर है और वो देहरादून में या उत्तराखंड में नहीं है। उन्होंने जितनी बातें कही है, और जब सुन लेना उनको बताना, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जो बताया, गरिमा जी मैं दिल से दुखी हूँ पिछले शनिवार से। और जो देहरादून में अगर सतबीर सच में अपना उत्तराखंड में उत्तराखंडियत रखते हैं तो तुरंत देहरादून में दून अस्पताल, जिसको आपने जो एक मेडिकल कॉलेज की बना दिया, वहां पर आकर के जब व्यवस्थाओं को चेक कीजिए और शर्म करके हथेली भर चुल्लू भर पानी में लेकर के डूब जाना। उसके बाद चलो एम्स में, ऋषिकेश में मैंने कल भी जाना है और पीछे 1 हफ्ते से मैं एम्स का चक्कर काट रहा हूँ। वहां पर आपकी क्या व्यवस्था है उसको देख लीजिए। ये हवाई ये जो है, ये पुलाव मत बांटो प्लीज, और प्लीज सच्चाई पर आओ। अब जो विषय था, जो आरोप लगे, मैं उनको भी नहीं मानता, क्योंकि जो दोनों पार्टी उसमें बराबर के हकदार हैं। इसलिए विषय तो ये था कि जो एलिवेटेड रोड बन रही है उससे होने वाले नुकसान और उसके मेरिट और डिमेरिट पे आज चर्चा होनी चाहिए थी। तो सतबीर जी को आपने रोका नहीं। गरिमा जी मैं उससे भी आपसे भी नाराज हो गया हूँ। आपको रोकना चाहिए था कि विषय ये नहीं है। अब जो एलिवेटेड रोड पर जो बार चौथा पांचवा डिबेट है, उस डिबेट में कई बार बोला गया है कि आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि देहरादून में लोग, जनता जो है जाम से त्रस्त है। लेकिन उससे पहले आपने बोल तो दिया कि हम बसाने का काम करेंगे। अरे आपने तो पिछले 3-4 चुनावों में जो है, जो बस्ती उजाड़ों के लिए अध्यादेश करते हैं और फिर उनके रोकने के लिए काम करते हैं, वोट बैंक ले लेते हैं। ऐसा कब तक दुनिया को आप जो है मजाक करते रहोगे? कब तक दुनिया को बेवकूफ बनाते रहोगे? और ये क्या बसाए किसी और ने नहीं, क्या ये बसाए तो 2000 में सबसे पहली प्रोटेम सरकार भी आपकी थी, वो निकम्मी सरकार भी आपकी थी, और आज की निकम्मी सरकार भी आपकी है। और आप जो इल्जाम दूसरों पर लगाने की बात करते हो, अरे जिसका बेस ही खराब हो उसका ऊपर अच्छा कैसे हो सकता है? ये जो आज जो उत्तराखंड बिगड़ा है उसका एक कारण मैं मानता हूं, वो बीजेपी की प्रोटेम सरकार जो 2 साल की थी, उसकी नींव पर आज उत्तराखंड खराब हुआ है। आज कहीं पर भी हमारा उत्तराखंड का मूल निवासी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और वही मूल निवासी किसी तरह आज नाले खाले में, अगर जिसने भी बसाए, बीजेपी ने, कांग्रेस ने वोट के लिए बसाए, आज उनको निकालने का तुम प्रयत्न कर रहे हो। अरे एलिवेटेड रोड बनाओ तो पहले, बनाने से पहले सर्वे करो और पुनर्निवास की पहले नीति तैयार करो, उनको बताओ और तब कार्य करो। ठीक है, ऐसे नहीं सर, मेरा देवचंद जी, मेरा सवाल यही था। एक मिनट हाँ, मैं पूरा कर लूं। हाँ, ऐसे आपने जो कहानी पढ़ी पूरे उत्तराखंड में 20 मिनट की, क्या नाम अपने सतबीर जी, इसको रोको और इस पर काम करना शुरू करो। और बाकी मैं क्या बताऊं, बाकी तो अभी जो है आपको जितने सवाल खुद गरिमा जी ने पूछे उसका भी आपने सही जवाब नहीं दिया है। हाँ ठीक है। और सर मेरा सवाल, आपने जो मलिन बस्तियों वाली बात कही मैंने उस पर ही बोला, लेकिन सर आप भी जानते हैं कि प्रवक्ता उपलब्धियां गिनाते हैं, ज्यादा कमियां कौन बताता है। ठीक है सर, लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में हैं, इनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं मलिन बस्तियों के पुनर्वास को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ पे लगातार बने हुए रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत रतनमणि जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति चरम पर है, लेकिन असल में जो कि झोपड़ियों का या इन बस्तियों का पुनर्वास की सिर्फ बात होती रही है। इसके पहले अलग अलग सरकारों में, कांग्रेस के वक्त में भी वही हाल रहा और अभी भी वही है। एलिवेटेड रोड का सपना बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा लोगों को फायदा होगा, खुद उत्तराखंड के लोगों को भी, और साथ ही साथ जो लोग मसूरी जाना चाहते हैं खासतौर पर उनके लिए। लेकिन सर, वो सपना तब सच हो पाएगा जब पहले ज़मीन पर चीज़ें समतल हो सकेंगी। क्या उसकी तैयारी है? आपको क्या लग रहा है? ये विचार कैसा है? देखिए गरिमा जी, विकास की कोई भी योजना है तो स्वागत योग्य है, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन उस विकास से प्रभावित कौन हो रहे हैं और उनके साथ सरकार का रुख क्या है, रवैया क्या है, वो चर्चा की बात होती है। और उस पर ही मैं अपने को रखना, बाकी तो जो लोग राजनीति जिन्होंने करनी है वो करेंगे, उसका उनका भी वो काम है तो वो करेंगे अपना काम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिस्पना का और बिंदाल का एलिवेटेड रोड है, अभी तो ये नहीं है कि एक 15 किलोमीटर एक जा रही है, 11 किलोमीटर एक आपने डिजाइन किया है और उसके बाद वो उनका क्या होगा, आगे क्या होगा। मतलब इधर से आप निकाल देंगे, अच्छा है, शहरीकरण हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, नए क्षेत्रों में नई कॉलोनियां बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये वही लोग हैं जिनको आप उजाड़ने के, इस विकास में जिनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं, जिनको उजाड़ा जा रहा है, अरे यही शहर बनाने वाले हैं। ये जो महल देहरादून में है, ये उसी मजदूर से बने हैं। बिना मजदूर के हाथ लगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपका एलिवेटेड भी नहीं बनेगा। अगर मजदूर नहीं होगा, मजदूर का हाथ नहीं लगेगा। और ये जैसे तैसे लोग रोज खाने वाले, वो नेम पत्ते पे उनकी चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं आप हितधारकों से बात कर रहे हैं? सरकार को करना चाहिए। जहाँ बस्तियां हैं, उनके उन बस्तियों में भी उनके अपने प्रधान होते हैं, सब कुछ होते हैं। आप एक समिति बना ले, क्या समाधान उनके लिए दे रहे हैं? अब ये 2000 पहले हरीश रावत सरकार ने नियमितीकरण का आदेश किया था, वो सरकार चली गई, दूसरी आई, उसने उस पर काम नहीं किया। आपने फिर एनजीटी का ये आदेश आया, ये सरकार ने ये कर दिया 4 अक्टूबर 2024 को कि 3 साल के लिए हम इन बस्तियों को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अभी तक उसके अध्यादेश निकालने के बाद आपने कोई चर्चा उन पर नहीं की कि भाई हम क्या करेंगे। ये नदियों का, इनका जो पर्यावरण प्रबंधन है, जैव विविधता का सवाल है, उसमें जो पानी बहने का वो है एलिवेटेड रोड, उसके लिए आपके पास क्या है? क्या कि आपने किसी पर्यावरणविद से, साइंटिस्टों से, किससे बात की है? वो भी कुछ नहीं है। दूसरा जो मैं आपसे कहना, हमारे यहाँ सारे, अब तो पूरा उत्तराखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, उड़ा भी यहाँ बनाए हुए हैं, एमडीडीए भी देहरादून में, विकास प्राधिकरण हरिद्वार में भी है, नैनीताल में भी है, टिहरी में भी है, सब जगह है। तो ये अथॉरिटियां क्या खाने के लिए है? ये सफेद हाथी हमारी छाती पे आपने बैठा रखे हैं। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से कुछ ऐलान भी किया था और ये कहा था कि हम जब अमृत काल में जाएंगे 2022 में, तो आपके पक्की छत होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। कहाँ है वो? फिर क्यों लोगों को आप उजाड़ रहे? तब से अब तक आपने उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की? क्यों आप पुनर्वास की योजना क्या है, पैकेज क्या है आपका पुनर्वास का? पैकेज में तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो 2013 का आदेश है पुनर्वास के लिए कि उसके अनुसार आप पुनर्वास देंगे, मुआवजा देंगे। लेकिन ये तब होंगी चीजें कि जब आप उन बस्तियों के लोगों को, उनको इंसान तो समझो। खाली आप वोट के समय आपको बस्तियां दिखाई देती हैं, उसके बाद आप उन बस्तियों को निहारते नहीं हो। और जब आप उनको उस गिनती में नहीं ले रहे हो कि उनका भी कोई वजूद है इस धरती पे, तो फिर ये समस्याएं खड़ी होती हैं और वो अपने अस्तित्व के लिए लोग लड़ रहे हैं। कहाँ जाएंगे क्या? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। ये इस देहरादून का सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश का सवाल भी है, पूरे देश का भी सवाल है। ये हमारे यहाँ कैसे आप नया राज्य बना है, तो नए राज्य में नई उम्मीद के साथ बहुत सारे लोग आए हैं।
माइग्रेशन हुआ, मजदूर भी आया कि भाई नया राज्य बना, कोई वहां नए विकास कार्य होंगे, हमें मजदूरी मिलेगी। मजदूरी नहीं मिली तो वो नदी खालों में बस गए, किसी ने पॉलीथीन डाल ली, किसी ने कुछ कर ली। हमारे यहाँ तो यहाँ हरिद्वार में आप आइए तो पूरा शहर उससे सजा हुआ है। लेकिन आप जितना ब्यूटिफिकेशन का इसकी जो बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी का, ये झुग्गी झोपड़ी रहते हुए कोई स्मार्ट कैसे हो सकता है कोई भी शहर? तो हमें हमारे वो एजेंडे में नहीं है। सबसे दिक्कत वाली बात है, अगर वो एजेंडे में हो तो कमी बेसी विकास कार्य में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन कम से कम आपके एजेंडे में वो आए तो लोग कि भाई हाँ हमें हमारी जिम्मेदारी है, ये इनकी भी व्यवस्था हमको करनी है। अब उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई मंथन उस पर नहीं हो रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके डिबेट से मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं कि न्यूज को, कि उसने अपने डिबेट में इसको भी रखा है कि कुछ ये लोग भी हैं, ये भी जिंदा इंसान है, इनकी भी सुध ली जानी चाहिए, इनकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। तो उसके लिए तो मैं के न्यूज को आपको धन्यवाद दे रहा हूं। और मैं समझता हूं कि उनको उम्मीद भी होगी कि जब आप चर्चा करा रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, सरकार भी सुन रही होगी, सरकार के प्रवक्ता भी हैं, कुछ वो नोट भी करते होंगे, कुछ बताते भी होंगे आगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बताते होंगे, कि भाई कुछ चीजें तो हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, वो सब, क्योंकि वो आपके ही लोग हैं, आपके ही पाले हुए लोग हैं वो। आपने उनके राशन कार्ड बनाए, आपने वहां सिविल लाइन डाली, आपने वहां पानी की लाइन डाली है, तब नहीं दिया था। वो त्रिवेंद्र रावत सरकार का विजन वो कहाँ गया रिस्पना का? वो कुछ नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है, भारतीय जनता पार्टी के सिंसियर प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उनका ड्यूटी है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन ये भी इंसान है, इंसानियत कह के उनके साथ इंसानियत का बर्ताव आप करें, उनको उनके साथ अन्याय ना हो। आप बनाए, कुछ भी बनाए, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। सवाल यहाँ पे उठेंगे उस पर भी कि आप 11 किलोमीटर वहां मैक्स में जाएंगे और सहस्त्र धारा में 15 किलोमीटर, उसके बाद कहाँ जाएंगे? ठीक है फिर जो करोड़ हुआ आपको उतना वहां पहुंचा देंगे। बिल्कुल, एक लंबी तैयारी उसके लिए होनी चाहिए। ऐसे ही निवेदन यही है कि कम से कम जो उजाड़े जा रहे हैं लोग, जिनकी 2 साल से आपने नींद खराब कर रखी है, उनका समाधान का उनको ये भरोसा दे कि ठीक है। सत्यवीर जी, क्या समाधान है उनके लिए? सत्यवीर जी, क्या समाधान है? लंबी प्लानिंग की जरूरत होगी। गरिमा जी, जहां तक डोभाल जी ने कहा सामाजिक और आर्थिक और विकास के विषय पे उन्होंने बात कही, तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ बता देना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो जिन लोगों के अंदर गरीबी की स्थिति थी, मैं बताना चाहता हूं कि भाई 2014 से और 2024-25 में हम उठा के देख लीजिए कि भारत की गरीबी में कितना अंतर आया है, लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया है। कुछ भारत सरकार के आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि वास्तव में धरातल पर है। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए पूरे देश भर में। उत्तराखंड के अंदर 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, आप समझिए कि 9 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, उनके जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन लाना कि वो सशक्त हो सके, तो ये छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि विकास के कार्यों के लिए उनका सेटलमेंट होगा, उत्तराखंड के अंदर तमाम ऐसे कार्य हुए, चाहे ऑल वेदर की रोड हो चार धाम के लिए, चाहे पोंटा साइड से लेके बल्लूपुर तक का हो, दिल्ली से लेके देहरादून तक हो, हरिद्वार से लेके आपका देहरादून तक हो, चाहे कुमाऊं में जितने भी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े हाईवेज बने हैं, वहां पे क्या लोग नहीं रहते थे? उनका जिन आधारों पे, जिन नियमावली के अंतर्गत वो आ सकते हैं, उसके अंदर सरकार ने काम किया। अगर सरकार डोभाल जी ये कार्य ना करती, इतने विकास के कार्यों में अवरुद्ध पैदा होते, इतनी ज्यादा हड़तालें होती, इतनी ज्यादा हंगामा होते, तो ये विकास के कार्य मुझे लगता है कि गति से नहीं हो पाते। और यही नहीं, आप देखें कि इतना बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन एशिया का सबसे बड़ा इस प्रकार का प्रोजेक्ट है कि पहाड़ के अंदर चल रहा है। अगर उन नियमावली के अंतर्गत काम ना होता, नीतिगत काम ना होते, तो इस प्रकार से आज हमारे सामने उत्तराखंड की दृष्टि नहीं दिखाई देती। इस बात के लिए आपको मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना ही होगा कि उत्तराखंड को प्रमुखता में रखते हुए उसके विकास के लिए जो कार्य होने चाहिए थे, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए सत्यवीर जी, उसके बाद आशीष जी को सुनेंगे हम। ठीक है, जल्दी से बोलिए सत्यवीर जी, दोनों लोग एक साथ नहीं, बोलिए। अनुसार होगा, जो नीतिगत होगा, उस आधार पर सरकार काम करेगी।
सरकार ने जो सर्वे भी किया होगा वो नियमानुसार किया होगा, नीतिगत तरीके से किया होगा। इसके क्या पॉजिटिव फीडबैक्स होंगे? सरकार तो इसी दृष्टि से जाती है, या जो भी विभाग होगा जिसने कार्य किया होगा, कोई भी ऐसा तो फैसला नहीं है। देश के अंदर कोर्ट कचहरी है, अदालतें हैं, आम जनता वहां तक जा सकती है, किसी के लिए तो बंद है नहीं दरवाजे। अगर ये प्रकरण होता, अगर जब उसका डीपीआर तैयार होता, उसी समय ये विषय उठता। और बात रही कि उत्तराखंड का, आप देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तराखंड में जिस प्रकार की संपन्नता आज देखने को मिली है, आप देखिए कि उत्तराखंड को 2017 में किस स्थिति में कांग्रेस ने छोड़ा था। हाहाकार उत्तराखंड के अंदर थी, हर तरफ घोटाला था, हर तरफ नारे लगते थे, लकड़ी बीसा बजदे चोर। आज इन सभी से मुक्ति मिली है उत्तराखंड को। हमारा राजस्व पहली बार इतना बड़ा है कि हमारा राजस्व जो घाटा होता था वो घट गया है, हमने उसको पॉजिटिव उसमें लाने का काम किया। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो इनके समय पे घोटाला हुआ था, ये मुझे ये नहीं लगता है कि इनकी याददाश्त कितनी कमजोर जल्दी क्यों हो जाती है। इन्हीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 लाख आया था, और वो 17 लाख की वसूली करी है। आप सोचे कि उन्हीं की पार्टी ने उसका पैसा खाया। और जहां तक महिला विरोधियों की बात कर रही है, उत्तराखंड की राजनीति की दृष्टि से बात कर लो, कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे, अभी 2024 में गरिमा जी चुनाव हुए ना, लोकसभा के 5 सीटें हमारे यहाँ आती है। पहले तो आप खुद मुद्दे से भटका देते हैं सत्यवीर जी, एक तो आप मुद्दे से भटका देते हैं। अभी महिला सुरक्षा पर हम चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, आप दोनों ही लोग सफाई और वो अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। प्लीज सर। ठीक है सत्यवीर जी, ठीक है सत्यवीर जी, हो गया सर, हो गया, लौटेंगे। आशीष जी आपको भी हम सुनते हैं। आशीष जी शांत हो जाइए, इसके बाद आपके पास ही आते हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर आशीष जी को सुनते हैं। हाँ देवचंद साहब, ठीक है, अब सत्यवीर जी शांत हो जाइए। गरिमा जी, सत्यवीर जी अब शांत रहे सर प्लीज। देवचंद जी आप बोलिए जल्दी से, फिर आशीष जी को सुनते हैं। मेरा इतना कहना है मैम कि हाँ। जो मैं शुरुआत में मुझे कहना चाहिए था उसको मैं अभी कहता हूँ कि मैं जो कर्नल कुरैशी हैं, मैं उनके सिग्नल का कोर का होने के नाते और मैं एक तीव्र चौकस का सैनिक होने के नाते मैं उनको सलूट करता हूँ। और मैं मांग कर, खाली फटकार लगा दी इन्होंने, वो नहीं चलेगा। मैं मांग करता हूँ उनकी तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से। और जो इन्होंने कल तिरंगा का सम्मान करने की बात कही वो झूठा है। तिरंगा बचाने वालों का सम्मान इन्होंने अपमान किया है। उसके लिए मैं जो है बीजेपी के जो विजय शाह हैं उनके लिए बीजेपी के आला कमान से बिल्कुल देश जो है देश भर से उनको लेकर विधानसभा सदस्य मंत्रालय के मैं मांग करता हूं अपनी तरफ से। और ये जो बार बार नारियों का सम्मान करने की बात करते हैं, इतनी झूठी पार्टी और इतने जुमलेबाज लोग ये हैं कि ये अभी जो हम कह रहे थे कि उत्तराखंड में जो नारी उत्पीड़न का है और जो नारियों का अत्याचार का है नंबर पे है, उसके लिए तो धन्यवाद दिया ही हमारे सैनी जी ने। अब सब्जेक्ट पे आता हूं मैं कि मैं जो है डोवाल जी ने बता दिया, सब्जेक्ट वही होना चाहिए था, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि चैनल में ये अपनी ब्रॉडकास्टिंग के लिए आते हैं कि जवाब देने के लिए आते हैं, ये चीज समझ में नहीं आती है। मेरा कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात ये है कि जहां पर भी जो आप लोगों ने 3 साल का पहले इन बस्तियों को उजड़ने से रोकने के लिए बचाया, उनको साथ ही साथ जो एलिवेटेड रोड से अफेक्टेड हो रहे हैं उन लोगों का पहले पुनर्निवास सुनिश्चित कर लें और उसके बाद ही अपना ये विकास का कार्य शुरू करें। ये बहुत ही स्वागत का योग्य है, बहुत ही सुंदर कार्य है और उत्तराखंड में इसकी, देहरादून में इसकी सख्त जरूरत है। और बाकी रही बात जहां तक कि आगे इसको ये राजधानी में देखेंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। राजधानी तो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से गैरसैंण और गहरी रहेगी। उसके लिए जो भी करना होगा वो अपना उत्तराखंड क्रांति दल इसको करेगा। ठीक है सर। आशीष जी, हाँ आशीष जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सत्यवीर जी अब रुक जाइए, सत्यवीर जी रुक जाइए, पहले और मेहमान भी है ना, उनको भी सुनेंगे अब। आशीष जी आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? ठीक है, मुझे लगता है आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सत्यवीर जी आप बोल सकते हैं, बताइए क्या कह रहे थे आप? गरिमा जी, जहां तक कि पूर्व सैनिक ने बोला कि भाई जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, और देखो मैं इस पे कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जिस प्रकार से पहलगांव में घटना हुई है, जो बर्बरता की गई है, उसके बाद पूरे देश में जिस प्रकार का आक्रोश था और जिस प्रकार एक मिनट जी, और जिस प्रकार का आक्रोश था कि, और ये उम्मीद थी कि भारत का जो नेतृत्व है वो ऐसा कदम उठाएगा कि देश के लोगों की जो आशाएं उम्मीदें वो पूर्ण होगी।
आपने ये ऐसा पहले देवचंद जी आप रुक जी, देवचंद जी ऐसे आप बीच में बोलेंगे सर तो फिर आपकी आवाज नहीं आती ना। देवचंद जी मैं समझ रही हूँ, आप बोल लीजिएगा, लेकिन पहले एक एक करके बोलने दीजिए। सत्यवीर जी बोलिए आप। गरिमा जी, जिस प्रकार का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, ये पहली बार हमने देखने को मिला है। हाँ, ये पूर्व सैनिक भी यहाँ बैठे हैं। मुझे बताइए कि इस प्रकार की अपनी सीमाओं में रहते हुए सर प्लीज सत्यवीर जी आप सिर्फ महिमा मंडन करने आते हैं क्या? सत्यवीर जी आप सिर्फ महिमा मंडन करने आते हैं क्या? आप ही की पार्टी के नेता ने एक बयान दिया, आपने वो नहीं सुना? क्या सवाल है और क्या जवाब देंगे आप? कुछ भी ईरान तुरान बोलते रहेंगे और आप चाहते हैं कि फिर आपको बोलने दें। ठीक है सत्यवीर जी, शांत रहिए सर, लौटेंगे आपके पास में। रतन मणि जी, यही होता है, कुछ सवाल कीजिए, जवाब कुछ मिलता है। गरिमा जी, आप दोबारा बोल देंगे अपना सवाल? सत्यवीर जी लौटेंगे आपके पास में, क्योंकि मैंने क्या सवाल किया, आप क्या जवाब दे रहे थे? आप उपलब्धियां गिनाते हैं सिर्फ, वो हम सब जानते हैं। रतन मणि जी आप बोलिए। आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है गरिमा जी। ठीक है सर, रतन मणि जी आप बोलिए, आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं तो बोलिए कि अपनी आवाज ये भी अच्छा। सत्यवीर जी प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास में। रतन मणि जी आप बोलिए सर, आप कंटिन्यू करें। जी मैं गरिमा जी, ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत 2,500-3 हजार परिवार को बसाना, उजाड़ना ये बहुत छोटा काम नहीं है। ये एलिवेटेड रोड से भी बड़ा काम है। उसको पहले उनको बसाना और बसाने की व्यवस्था करना, फिर उजाड़ना, इसमें अभी तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। उस पर और उस नदियों पर जिस पे आप कंक्रीट कर रहे हैं, जिस सड़क, उसके जो जल की बात है, जैव विविधता का है, उसमें पानी की बात है, रिसोर्सेज, आप कोई जो साइंटिस्ट हैं कि किसी से बात तो कर लो उस पर। ये सरकार में सबसे बड़ी जो दिक्कत है ये है कि ये डायलॉग नहीं करना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। आप निर्णय ले लेते हैं, उसको थोप देते हैं और हमने जो कर दिया वो बहुत अच्छा कर दिया। तो ये लोकतांत्रिक फिर लोकप्रिय सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, और आप मेरे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, मुझे उजाड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे बता भी नहीं रहे हो, मुझे मार भी रहे हो, मुझे रोने के लिए भी कह रहे हो, आप रोने भी नहीं देंगे हम, तो ये कैसे चलेगा भाई? आप ये व्यवस्था तो करो कि कम से कम पीट रहे हो तो रोने दो लोगों को, आप उस पर भी आपको दिक्कत होती है। ठीक है, हाँ जल्दी से बोलिए सर, जल्दी से, वक्त कम है। मैं स्पष्ट कर दूं गरिमा जी, हमारी सरकार में आप एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि हमने कोई विकास के कार्य किए हो और कोई भी आपको हड़ताल या किसी प्रकार का जुलूस देखने को मिला हो। हमने नीतिगत फैसला लेते हुए नियमों के आधार पर, और सेटलमेंट जैसे हो सकता है नियमानुसार, उससे अनुसार हमने सेटलमेंट किया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इस नीति और इस नियम के अनुसार हम ना चलते तो उत्तराखंड के अंदर इतने आपको बड़े बड़े स्ट्रक्चर ना दिखाई देते कार्य करते हुए। उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से हवाई सेवा से लेके, ठीक है सर, बस फिर वही आपने उपलब्धियां शुरू की ना सर, उपलब्धियों पर हमें बात नहीं करनी है सर, प्लीज हमें नहीं गिनना आपने क्या किया। ठीक है सर, हो गया सत्यवीर जी, हो गया। देवचंद जी कुछ कह रहे हैं, देवचंद जी जल्दी से बोलिए सर। केंद्र सरकार में चले जाते हो सर, बस वही है ना कि सब तो राज्य में हो रहे हैं ना। ये बीजेपी का विकास है, उसमें आपने कुछ नहीं करा, वो तो केंद्र सरकार ने किया, हाईवे उसने बनाया, रेड वो ले जा रहे। अरे एक एक करके बोलिए भाई। रतन मणि जी आप शांत रहिए और सत्यवीर जी आप भी, देवचंद जी आप बोलिए प्लीज सर, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग समझिए उस चीज को। हाँ, गरिमा जी मैं पुनः सुन लीजिए। हाँ, बीजेपी का विकास ये है कि मैं अभी फोन की लाइट से आपके साथ डिबेट में हूँ, मैं शहर के बीचों बीच में हूँ, ड्रोन होटल के सामने यूकेडी कार्यालय में। लाइट ही बंद कर ली अपनी, लाइट कटी हुई है। ये विकास इनका मैं बताता हूँ। एक स्कूल में जब आप लाइट बंद कर दी राजनीति करने के लिए, जनता ने भी आपकी लाइट बंद कर दी है, नंबर नहीं लाता है। उसके बाद विकास नगर में एक सब्जेक्ट में एक स्कूल के छोटे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। अरे आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन सब में फेल है, और जब आपके लोग आपको बताते हैं तो आप उनको जो है उनको कोई और संज्ञा दे देते हैं। तो सतवीर जी, इसीलिए मैंने बोला चांद पर मत रहो, धरातल में आओ।
और मेरा निवेदन है कि वास्तव में आप उत्तराखंड हितैषी हैं और बीजेपी सरकार के चमचों में नहीं, अंधभक्तों में नहीं, ठीक है, देखिए हम यही उम्मीद करते हैं कि जो काम हो गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप सपने दिखा रहे हैं आम जनता को, जो आप दावे कर रहे हैं, उनके लिए आप काम भी कीजिए ताकि तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो पुनर्वास से बस्ती वासियों का क्या कल्याण होगा ये देखना बहुत अहम होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो धामी सरकार की पुनर्वास नीति किस कदर काम करेगी ये हम जरूर देखेंगे, और क्या इन सब के बाद हालात सुधरेंगे इसका इंतजार है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।